चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आज हिंदी में पहला चैप्टर कौन सा, वर्णमाला पर। वर्णमाला में देखना क्या आपसे प्रश्न आता है, कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, अगर हिंदी आती है तो उसमें वर्णमाला चैप्टर जरूर आता है। और आज मैं इस क्लास में आप लोगों को बता रहा हूं अच्छे से कि वर्णमाला में कुछ भी नहीं बचेगा बच्चे जो आप लोगों को आ नहीं जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से देखना और जो भी आपसे क्वेश्चन हो वो चीजें आप पूछते रहना, ठीक है। पूछोगे ना? चलो, सबसे पहली चीज अगर आपसे पूछा जाए वर्णमाला है क्या, वर्णमाला क्या मैंने बोला, शब्द क्या बोला बेटा, वर्ण और माला। शब्द मैंने बोला वर्ण और माला, दो शब्दों से मिलकर बनाना। आपसे ये कहीं भी पेपर में नहीं पूछेगा किन शब्दों से मिलकर बना है, पूछेगा आपसे क्या क्वेश्चन फिर, लेकिन डिफिनीशन में बता दूं तब आगे बताऊं क्या पूछेगा। जैसे आप लोग फूलों की माला कहते हैं फूलों की माला को, ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या है, वर्णों की माला है। कई सारे वर्ण हैं, उन्हीं को अच्छे तरीके से सुसज्जित तरीके से क्रम व्यवस्थित तरीके से रख दिया गया, उसी को क्या कह दिया गया, वर्णमाला। अगर ये वर्ण है कौन कौन से, जैसे छोटा आ मैंने कहा, बड़ा आ कहा, छोटी बड़ी कहा, वर्ण या अक्षर इसी को कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को व्यवस्थित तरीके से रखा रहे तो उसी को वर्ण, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी। अभी ये कह दें हम छोटा आ के बाद का ला दें तो ये वर्णमाला का हिस्सा नहीं बनेगा। वर्णमाला किसे कहते हैं, जो एक व्यवस्थित तरीके से रखा गया हो, ठीक है। अच्छा ठीक, आपको ये भी क्लियर हो गया। अब पहला प्रश्न आता है बोलने के, अब वर्ण क्या होता है समझ में आ गया। वर्ण मतलब होता है कि वर्ण मतलब होता है जो और ज्यादा छरित ना हो और ज्यादा उसको तोड़ा ना जा सके। तो अगर प्रश्न आए कि बताइए सर कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है शब्द की, तो सबसे छोटी इकाई शब्द की क्या होती है, वर्ण। क्या होती है, वर्ण होती है। लेकिन अगर बोलने के आधार पर कहें, बोलने के आधार पर वर्ण नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, बोलने के आधार पर, आई नो, बोलने के आधार पर वर्ण क्यों नहीं होती है, समझिए चीजों को। इसलिए नहीं होती है क्योंकि बोलने के आधार पर हम बोल रहे हैं कोई चीज ना, लिख तो नहीं रहे ना। बोलने के आधार पर हम पहले क्या निकाल रहे हैं, ध्वनि निकाल रहे हैं। तो बोलने के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या हुई, ध्वनि। वहीं जब लिखते हैं क्या लिखते हैं, छोटा आ बड़ा आ, ये लिखते हैं ना बेटा। लिखने के आधार पर तो वर्ण हुई, लेकिन बोलने के आधार पर ध्वनि हुई। पहला क्वेश्चन तो यही आप लोगों से आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, आपको पता चल गया वर्ण किसे कहते हैं। सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, लेकिन बोलने के आधार पर सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, ठीक है। वर्णों से मिलकर के क्या बनता है, शब्द बनता है, और कई सारे शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बन जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि लिखने के आधार पर सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होता है। लिखने के आधार पर वर्ण या अक्षर होता है और बोलने के आधार पर ध्वनि होता है। तो प्रश्न आए इन वर्णों की संख्या कितनी है, जो ये वर्ण है इनकी संख्या कितनी है। इन वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है, 52। लेकिन अभी हाल ही में एक और वर्ण इस तरीके से बना हुआ बढ़ा दिया गया, अब 53 हो गया है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा नवीनतम वर्णमाला श्रृंखला में कितने हैं तो 53 लगाना। लेकिन अगर ऐसे ही पूछा जाए अभी भी कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर या वर्ण हैं तो 52 ही है। अभी तक भी 52 ही है। लेकिन अगर मैंने कहा आपसे यह पूछ लिया गया नवीनतम हिंदी वर्णमाला में अब कितने वर्ण या अक्षर हैं तो क्या लगाओगे, क्योंकि एक इसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये अभी पूछा नहीं गया कहीं पर क्वेश्चन। तो अगर आपको ऐसे डायरेक्टली जैसे आज तक क्वेश्चन पूछता आया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं या कितने वर्ण हैं तो 52 ही लगा करके आप लोग आना। क्लियर है? ओके, आपको ये तो समझ में आ गया वर्णमाला है क्या। लिखने के आधार पर सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और बोलने के आधार पर ध्वनि होती है। आपका क्लियर हो गया। ठीक, ध्यान से देखते चलो, और इसके बाद भी अगर किसी को नहीं आया तो जान लो कि हम उनकी तुड़ैया कर देंगे अच्छे से। आना चाहिए सबको। अब देखो, अब वर्णमाला में दो चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। मतलब वर्णमाला में दो
ही चीज है, एक स्वर है और एक स्वर और व्यंजन में अंतर क्या, थोड़ा समझो। स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, उसको बोलने के लिए या उसको लिखने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। और जो व्यंजन होता है उसको बोलने के लिए या लिखने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है, अगर हम स्वर बोलेंगे, कोई भी स्वर हम यूज करेंगे बोलेंगे, तो उसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं होगी। और आप सबको भी एक स्वर की तरीके बनना चाहिए अपने आप में, ठीक है, कि आपको अपने काम को करने के लिए जहां तक कोशिश करो किसी और की जरूरत ना पड़े। तो स्वर भी वही हैं कि जिनको बोलने या लिखने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, और व्यंजन जिनको बोलने या लिखने के लिए स्वरों की जरूरत होती है। जैसे आप लोग बन चुके हैं, आप लोग व्यंजन बन चुके हैं ना, कि आपको हर काम करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप सोच लो तो खुद भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। स्वर कितने हैं, 11 स्वर है। मैंने कहा स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन अगर कह दो बोलने के आधार पर 10, लिखने के आधार पर तो 11 है, लेकिन बोलने के आधार पर 10। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब री बोलते हो तो उसमें रा का भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। री में रा आ रहा है, और रा स्वर है कि व्यंजन? व्यंजन ना। इसलिए अगर बोलने के आधार पर आ जाए स्वर कितने हैं, तो बोलने के आधार पर कितना लगाओगे? 10। लिखने के आधार पर कितना है? 11 है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखिए। अब आप कहोगे सर किसी किसी बुक में हमको 13 मिलता है, कि स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। लेकिन नहीं, आपको अगर पेपर में आएगा, अभी जैसे यूपी पुलिस का पेपर हुआ था पिछली बार, उसमें आया था हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, लोग 13 लगा के आए थे और 11 भी आता था। करेक्ट आंसर 13 को ही यूपी पुलिस में माना गया है। तो यदि आप यूपी पुलिस का एग्जाम देना तो अभी भी 13 ही लगा के आना, लेकिन और कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो 13 मत लगाना, लगाना कितना? 11 लगा के आना। क्यों? स्वरों की संख्या। ऐसा क्यों? क्योंकि हर जगह पर आपको एक ही चीज पढ़ने को मिलेगा, स्वर केवल 11 है, और अंगा और आह इसको अयोगवाह कहा दिया गया है। क्या कहा गया है? अयोगवाह है। ये बाहर से आए हुए हैं। अयोगवाह क्या होते हैं? इसमें भी जो अंगा है इसको अनुस्वार कहते हैं, और आह को। एक बार प्रश्न ये भी आया हुआ है, अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? तो ऑप्शन में रहेगा अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है, तो अंगा। विसर्ग कौन सा है? आह। या प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से कौन कौन से वर्ण अयोगवाह है, तो अयोगवाह केवल 2 होते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, और अयोगवाह के अंतर्गत अंगा आता है और आ आता है। क्लियर हुआ? ओके। तो अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा जाएगा? मैंने कहा पुलिस के एग्जाम में अगर आएगा तो आपको 13 स्वर मानना है, नहीं तो 11 मानना है। क्लियर? उसके बाद मैंने बताया कि अगर बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कहा जाए तो 10 मानना है। क्यों? क्योंकि री को नहीं काउंट करते। री बोलने के आधार पर रा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए री को काउंट नहीं करते। सुनते जाओ, दिमाग में सुनो, कान से बैठाओ दिमाग में, तभी आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है? हाँ बेटा। ऐसा क्यों है कि केवल पुलिस के एग्जाम में ही 13 बेटा क्योंकि उन्होंने 13 माना है। आयोग जो क्वेश्चन मानता है या यूपी पुलिस बोर्ड जो क्वेश्चन का आंसर मान लिया है, उस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो। ऑब्जेक्शन तो कर सकते हो, लेकिन उन्होंने आंसर की भी चेंज नहीं की, 13 ही मान के रखा। तो इसलिए आपको 13 ही, आपको भी उसका अगर पेपर दे रहे हो यूपी पुलिस का 13 मानना। अभी आपको बता दें, यही क्वेश्चन सेम जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ, और उसका आंसर उन्होंने 11 ही सही माना। ठीक है? तो आप लोग अपडेट रहा करो चीजों से। मैं बता दिया हूं कि आप लोगों को और कोई एग्जाम दोगे तो 11 मानना है, पुलिस का एग्जाम दोगे तो 13 मान के लगाना। ठीक है? और बोलने के आधार पर
तो अब स्वर तो क्लियर हो गए। स्वर हैं कौन कौन से जिनको किसी सहायता नहीं लेनी पड़ती बोलने को? उनको देखो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटकई, बड़कई, छोटकऊ, बड़कऊ, ए, ऐ, ओ और यही इतने स्वर हैं। जरा काउंट करो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हुए ना बेटा? अब देखो हमने बोला था 11 है, तो 11वां कौन सा छूट गया इसमें भाई? री ना। बोलने के आधार पर तो 10, लिखने के आधार पर 11, री भी लिखा हूं। अब देखो इसमें जो ए है, ऐ है, ओ है, औ है, इन चारों को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर क्या कहते हैं? इन चारों का एक नाम देते हैं, वो नाम क्या है? संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर, ठीक है? क्यों इसको संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं? कुछ तो रीजन होगा ना। क्योंकि ये स्वरों से, दो स्वरों से मिलकर के बने हैं। कितने स्वरों से? जैसे हम बात करते हैं ए की, हम बात करते हैं ऐ की, हम बात करते हैं ओ की, हम बात करते हैं औ की। समझो किससे किससे मिलकर बना है। ए इंग्लिश में कैसे लिखते हो? ए आई। ए की मात्रा लगानी होती है कैसे लिखते हो? ए आई। और ए से क्या होता है? छोटा आ। और आई से क्या होता है? छोटी ई या बड़ी। तो छोटा या बड़ा आगे लगा हो और छोटी या बड़ी पीछे लगा हो, तो कौन सा अक्षर बन जाता है? ए। तो जरा बताओ, दो स्वर से मिलकर बन रहा है कि नहीं? ए। आ और ई से ना, चाहे छोटा और ई चाहे बड़ा और ई। क्लियर? ऐसे ही ऐ जब लिखते हो, ए 12 खड़ी पढ़े हो ना आप लोग? ए आई लिखते हो ना। ए से क्या हो गया? चाहे छोटा आ कहो और चाहे बड़ा आ कहो, बात एक ही है ना। और ए आई से क्या बना था ऊपर? ऐ या ऐ। तो छोटा और ए या बड़ा और ऐ या किसी से भी इन दोनों का मेल होता है तो तब भी बनाना है। तो आपने कहा दो स्वरों के मिलने से ऐ का भी निर्माण हुआ। किसके किसके? छोटा और ए या ऐ के मिलने से। सेम कंडीशन इस पे चलो। जब लिखते हो ओ तो ए और यू लिखते हो, यही तो लिखते हो, ए और यू। ए से क्या हुआ? छोटा आ या बड़ा आ। और यू से क्या हुआ? छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो ओ बन गया कि नहीं बन गया? इंग्लिश का भी यूज हो रहा है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। तो छोटा या बड़ा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के मिलने से ओ बना। अब जैसे औ लिखना होता है, ए यू लिखते हो ना बेटा। तो छोटा ए से क्या हो गया? छोटा आ या बड़ा आ। और एयू से क्या बना था? ओ या औ। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये चारों कैसे स्वर कहलाएंगे? संयुक्त दीर्घ स्वर, क्योंकि ये दो स्वरों के मिलने से बन रहे हैं। क्लियर हुआ? ओके, चलो अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखते चलो। अब देखो थोड़ा सा व्यंजन के बारे में यहां पर बताया गया है। स्वर तो समझ गए, अब व्यंजन को भी थोड़ा समझो। अभी मैं स्वर को और ज्यादा बताऊंगा आपको चीजें, लेकिन अभी स्वर और व्यंजन होते क्या है मैं ये चीज समझा रहा हूं, ठीक है? स्वर समझ गए ना? जरा आप लोग मेरे साथ एक बार आप लोग बताओ। बोलने के आधार पर स्वर, लिखने के आधार पर स्वर, कुल स्वर 13। क्लियर हुआ? चलो ठीक। बोलने के आधार पर कौन सा स्वर नहीं है? री स्वर नहीं है। अयोग गवाह कितने हैं? दो। कौन कौन से? अंगा को क्या कहते हैं? अनुस्वार। बहुत मारेंगे। अंगा को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ठीक। अब आओ व्यंजन पर। व्यंजन की संख्या देखो, अगर 52 में से मैंने कहा 13 घटा दो तो बचे तो 39, लेकिन व्यंजन की संख्या 39 नहीं होती है। व्यंजन की संख्या होती कितना है? 33। अब देखो 39 कैसे होगा? 39 होना तो चाहिए। अगर घटा दो तो अब व्यंजन की संख्या कैसे आएगा? जरा देखो,
व्यंजन है कितने? 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। ठीक, इसमें संयुक्त व्यंजन 4 और जोड़ दो। 33 और 4 और 37 और 2 तो टोटल हो गए बेटा 39। ठीक है, हो गए ना 39। तो व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? और उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं? इस प्रकार से टोटल 52 हो गए। 39 और 13 कितना हो गया? 52 ना। तो आप 52 ही तो जानते हो, तो आएगा व्यंजन की संख्या कुल कितनी है? 37 है। पूछेगा संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं? एक बार देखो, संयुक्त व्यंजन जैसे संयुक्त स्वर पढ़े थे, वो 2 स्वरों से मिलकर बना था, वैसे ये 2 व्यंजन से मिलकर के बना हुआ है। जैसे पहले हम इसकी बात करते हैं, छा की। छा इंग्लिश में कैसे लिखते हो? KSHA, ऐसे ही तो लिखते हो KSHA। के से क्या बनता है? का, और इसके साथ ए लगा नहीं, इसका मतलब आधा का है। पूरा का के लिए क्या लगाते हो? के के साथ ए ना। अगर ए नहीं लगा तो इसका मतलब वो आधा का होगा। और SHA से क्या बना? सा। क्लियर हो गया? तो 2 स्वरों से मिलकर, 2 व्यंजनों से मिलकर बना का और सा से, SHA से सा हो जाता है। ऐसे ही त्रा पे आओ, TRA, टी से आधा का और RA से, आर के बाद ए लगा, इसका मतलब पूरा रहा। ऐसे गा पे GYAN, जी पूरा है ना? नहीं बेटा, जी के साथ ए कहां लगा है? तो जा आधा हो गया और इया पूरा हो गया। ऐसे इस तरह SHRA, SH आधा है, आधा सा हो गया, RA पूरा है तो रा। आपसे ये भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि छा किन 2 वर्णों के मिलने से बनता है? त्रा किन 2 वर्णों के मिलने से बनता है? ज्ञा किन 2 वर्णों के मिलने से बनता है? या पूछ लेगा संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। अब उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं? 2। मतलब ये ढा और ढा क्या कहलाते हैं? इनका प्रयोग कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं हो सकता है। कोई शब्द आप दिमाग में लाओ जो इनकी शुरुआत और ढा और ढा से होता है? नहीं ना। तो उच्छिष्ट व्यंजन जो होते हैं कभी भी शब्द के पहले नहीं लगाए जाते। ये भी प्रश्न में आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण शब्द के पहले नहीं लगाए जाते हैं? तो लगाओगे ढा और ढा। समझ में आया? ठीक। तो व्यंजन कितने हैं? 33। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? छात्र, ज्ञा और त्रा। और उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं? 2। हाँ, उच्छिष्ट व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं? फेंका हुआ व्यंजन, या इसी को ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं? इसी का उच्छिष्ट व्यंजन का और नाम है ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात व्यंजन, या इसी को कहते हैं फेंका हुआ व्यंजन। ठीक है, ढा और ढा को। अच्छा ठीक, ये भी आपको क्लियर हो गया। स्वर 11 है, व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है और उच्छिष्ट व्यंजन। अभी सब तैयार हो जाएगा, केवल अच्छे से आप लोग सुनते जाओ और तैयार करते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, चलो आगे देखो। अब बात आता है, ये 52 को देखो अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है। आगे आपने जो भी कहा था सब दिया गया है। ठीक है, मैंने कहा स्वरों की संख्या 11, अयोग गवाह 2, और दोनों अयोग गवाह कौन कौन से? अंगा और आ। व्यंजन कितने? 33। संयुक्त व्यंजन कितने? उच्छिष्ट व्यंजन कितने? या इन्हीं उच्छिष्ट व्यंजन को ताड़न जात व्यंजन, फेंका हुआ व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक, टोटल 52 पूरे हो गए। देखो 11 2 13, 13 और 33 जोड़ दो और 4 जोड़ दो और 2 जोड़ दो, टोटल 52 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार हमारे साथ फिर से बताओ 52 कैसे? 11 स्वर और 2 अयोग गवाह और 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिष्ट या फेंका हुआ व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, या उसी को कहते हैं ताड़न जात व्यंजन। क्लियर हुआ ना सभी को? ठीक।
चलो आगे चलते हैं। अब देखिए स्वर के बारे में बताया गया, मैंने कहा था ना स्वर मैं बाद में पढ़ाऊंगा फिर अभी। अब स्वर देखो, आपको अभी मैं केवल नंबर्स बताया हूं। अब स्वर होते क्या है, कौन से स्वर क्या कहलाते, उसको सीखो। जैसे इस स्वर की बात कर रहा हूं, स्वर को मैंने जिस समय पर इसको यूज किया तो मुझे लगा कि कुछ स्वर ऐसे हैं जिसको बोलने में कम ऊर्जा का हास हो रहा है, कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने में थोड़ा ज्यादा ऊर्जा का हास हो रहा है, कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने में और ज्यादा ऊर्जा का हासिल हो रहा है। जैसे जब मैंने कहा इनको हास स्वर, इनको दीर्घ स्वर और इनको पुलिस स्वर, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तीन। अगर प्रश्न आ जाए ऊर्जा हास के अकॉर्डिंग कितने भागों में, तब भी तीन। ठीक। अब देखो एक मात्रिक स्वर या आ जाए मात्रा के आधार पर स्वर कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तीन। मात्रा के आधार पर एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। समझ में आया? मात्रा के आधार पर भी कितने भागों में बेटा? तीन। अब एक मात्रिक स्वर क्या होता है? जिनमें केवल छोटा छोटा शब्द जोड़ते हो, एक मात्रिक को ही हास स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। ठीक। किन किन स्वरों के साथ छोटा छोटा शब्द यूज कर? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ ना यूज करते हो ना। तो देखो इसमें से छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री, ये चारों क्या कहलाते हैं? हास स्वर। समझ में आया? अच्छा ठीक। दीर्घ स्वर जो होते हैं या द्विमात्रिक स्वर जो होते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एक मूल दीर्घ स्वर और एक संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? मतलब जिनको अपने ही जाति की जरूरत होती बनाने के लिए और किसी स्वर की जरूरत नहीं होती। जैसे ये आपका जो बड़ा आ बना हुआ है, ये छोटा आ या बड़ा आ या बड़ा आ और छोटा अपने ही जाति से मिलकर के बन गए ना। बड़ा आ ऐसे ही छोटी या बड़ी से मिलने से, या बड़ी छोटी से मिल अपनी ही जाति से मिलकर के बन गया ना। ऐसे ये भी छोटा हूं या बड़ा हूं कि अपनी जाति से मिल गया ना। तो इसीलिए इसको संयुक्त दीर्घ स्वर नहीं कहा गया, क्योंकि संयुक्त दीर्घ स्वर में क्या पढ़े थे? छोटा आ के साथ ऊ मिला हुआ है, दोनों दो जाति के हो गए ना। है तो स्वर ही, लेकिन दो जाति के हैं। समझ में आया? तो एक है मूल दीर्घ स्वर, जो अपने मूल में ही दीर्घ हो, जो अपने आप में ही दीर्घ हो, उनको किसी स्वर की जरूरत दूसरे जाति की जरूरत ना हो रही हो, उन्हीं को कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? तीन। तीन, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ऐसे ही संयुक्त दीर्घ स्वर की बात करते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर 4 हैं। मैंने अभी पीछे बताया भी था आप लोगों को, ए, ऐ, ओ और औ। क्लियर हुआ चारों? क्यों है? ये भी क्लियर हो गया होगा ना। अच्छा ठीक। पुलुत स्वर, जिनको बोलने में सबसे ज्यादा ऊर्जा निकल रहा हो, सबसे ज्यादा समय लग रहा हो, ओम, राम, मतलब ये साइन है इसका पुलुत स्वर का, और इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा लगता है बोलने में। इसको त्रिमात्रिक ये स्वर कहते हैं। इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। तो पहला है एक मात्रिक, दूसरा द्विमात्रिक और तीसरा त्रिमात्रिक, या हम कहें हास स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। दीर्घ स्वर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। जहां कहीं भी चीजें समझ में ना आए आप लोग पूछते रहना, क्योंकि आज हम लोग वर्णमाला में कुछ भी नहीं है जो आपको आ नहीं जाएगा। उसके बाद आप लोग कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस सेट वर्णमाला का उठाना, सब आपसे लग जाएगा। ठीक है? और आज ही की क्लास में मैं पूरी वर्णमाला आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक ही दिन में। ठीक है? चलो देखो, अब देखो जिह्वा के आधार पर, मतलब ये जो जीभ है, जीभ के किस भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है, उसके आधार पर अब डिवाइड किया गया है स्वरों को। आपसे पूछा जाएगा कि जिह्वा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3। एक अग्र स्वर और एक मध्य स्वर और एक पश्च स्वर, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जरा बताइए। अग्र स्वर जिनको जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाता है, मध्य स्वर जिनको बीच वाले भाग से बोला जाता है, पश्च स्वर जिनको पीछे वाले भाग से बोला जाता है। जरा देखो अग्र स्वर कैसे याद करोगे इसको। मैंने सब पहले से इसको लिख रखा है। क्यों लिख रखा है? ताकि आपके टाइम की बचत हो। ठीक है?
हम लिखेंगे तो टाइम बहुत जाएगा। हमें आपको सिखाना है तो मैं पहले से लिख रखा हूं, आप उसको सीख लो बस। ठीक है, आपको सीखना है ना। तो देखिए अग्र स्वर कैसे याद होगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं याद करने में। एक शब्द आप याद कर लो, अग्र से अग्रिय। क्या शब्द याद कर लेना है? अग्रिय। अग्रिय में देखो कौन कौन सी मात्राएं आ रही हैं, ई और ए, यही तो आया। अग्रिय लिखने में कौन कौन सी मात्रा आई? ई और ए। तो ई के साथ छोटी ई और बड़ी ई हो गया, ए के साथ ए और ए हो गया। समझ में आया? तो अग्र स्वर कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और अग्र से याद रखना अग्रिय। अग्रिय में कौन कौन सी मात्रा आई? ई की और ए की। तो ई, बड़ी, ए और ए, ये अग्र स्वर है। मध्य स्वर, मध्य स्वर मतलब जो सबके साथ जुड़ा होता है उसी को मध्य कहते हैं, जो सबके मध्य में आ जाए, सबके साथ आ जाए। जरा बताओ, जैसे का लिखते हो तो का के साथ आप जानते हो का में हलन तो छोटा आ जरूर जुड़ा होता है ना, तो आ तो सबके साथ रहता है ना। मीडिएटर, मध्य मतलब मीडिएटर, मीडिएटर तो सबके साथ बन रहा है ना पूरा करने में। तो छोटा आ को क्या कहा जाता है बेटा? मध्य स्वर कहा जाता है। क्लियर हुआ? मध्य स्वर की संख्या कितनी है? अपश्च स्वर आया, जो बच गए वो सब स्वस्थ स्वर। जैसे 4 ये, 1 ये, 5 और कितने बचे? बोलने के आधार पर, जिह्वा से कह रहे हो तो इसका मतलब बोलने के आधार पर ही तो देखा जाएगा, री को काउंट नहीं करेंगे। तो 5 और बचे, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ और। क्लियर हो गया? अग्र से अग्रिय, मध्य में केवल छोटा, जो बच गए वो सब स्पष्ट स्वर। आप तैयार कर लो, जो मैं मेथड सिखा रहा हूं आप लोगों को यही साथ देगा। ठीक है? अच्छा देखो आगे, रा के भेद। रा के 3 भेद होते हैं। एक सामान्य रा होता है, जैसे करण लिख दिए, सिंपल में रा लिखते हो। एक रेफ रा होता है, जो ऊपर रा लगा देते हो, जिसको तुम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हो? चुरकिया हुआ रा, यही कहते हो ना। तो ये कौन सा रेफ रा हो गया ना, चुरकी बन गई ना, इसी को कहते हैं रेफ रा। ठीक है? और तीसरा रा जो होता है पदेन रा। पदेन रा मतलब जो पैर में लगाया जाता है। ठीक है? तो देखो जैसे टा में ऐसे लगता है, टा में, टा जब लिखोगे तो टा में इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है? तो अलग अलग व्यंजनों में अलग अलग तरीके से ये लगता है, तो उसको आप लोग जानते हो भली भांति किस व्यंजन में कैसा रा लगता है, जानते हो ना। आपसे पूछ ले पा में अगर रा लगाना है आधा तो कौन सा रा लगेगा, उसमें ऑप्शन में दे देगा पदेन रा, रेफ रा या सामान रा। क्लियर कर ले जाओगे ना। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, मैं बताया हूं आप लोगों को सब कुछ आ जाएगा, इसलिए अच्छे से ध्यान दो। रा के 3 भेद होते हैं, सामान्य रा, रेफ रा और पदेन रा। कहां किसका यूज कैसे होता है, किस स्वर किस व्यंजन में किसका यूज होता है, आप लोग अच्छे से जानते हो। चलो आगे चलते हैं। अब मुंह खुलने के आधार पर, मतलब जैसे आप लोग कभी इतना छोटा सा मुंह खोलते हो, कभी ऐसे खोल देते हो, कभी ऐसे कह देते हो ना, ये करते हो। तो उसके आधार पर अब स्वरों को डिवाइड किया गया है। पहला है समवृत्ति स्वर। क्या है? समवृत्ति स्वर। समवृत्ति को एक शब्द याद कर लो, सुई। अपने दिमाग में याद रखो हमेशा, समवृत्ति को क्या याद करना है? सुई। सुई में कौन कौन सी मात्रा आई? ऊ की और ई की। तो छोटा ऊ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटी ई और ये सब क्या होते हैं? समवृत्ति स्वर होते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब बात आती है अर्ध समवृत्ति स्वर की। जरा अर्ध समवृत्ति स्वर पे चलिए। किसी को आधी सुई अगर लगा दो तो उसके मुंह से निकलेगा ओए। क्या निकलेगा? ओए। तो ओ और ए इसमें आ जाता है। क्लियर हुआ? समवृत्ति में सुई, सुई में मात्रा आई छोटा ऊ, बड़ा ऊ या छोटी या बड़ी। और आधी सुई लगाने पर मुंह से क्या निकलता है? ओए। तो ओ और ए इसमें हो गया। विवृत्ति, विवृत्ति मतलब जिसमें सबसे बड़ा मुख बन जाए। कौन सा स्वर बोलने में सबसे बड़ा मुख बनता है? आ, इसी को तो बोलने में बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? विवृत्ति। सबसे बड़ा मुख इसी में तो बन रहा है बोलने में। याद कर लो अब आप लोग, अब मत भूलना। अर्ध विवृत्ति जो बच गए वो सब
अर्ध विवृत्ति क्या क्या बच गए? छोटा आ, अय और क्लियर हो गया चारों। फिर से सुई, उ और ई। अर्ध समृद्धि आधी सुई लगा तो क्या निकलेगा मुंह से? ओए। तो उ और ए। विवृत्ति जिसमें पूरा मुंह खुल जाए, जैसे हनुमान जी को खाने के लिए किसने खोला था? हाँ, दो चीज आप लोगों ने देखा है। एक बार सूर्य भगवान को अपने मुख में धारण करने के लिए हनुमान जी ने बड़ा मुख खोला था, और एक बार हनुमान जी को अपने मुख में लेने के लिए समुद्र में देखा था आप लोगों ने। कथानक आप लोगों ने देखा है ना कि उन्होंने भी बहुत बड़ा मुख खोला, उसके बाद वो मारे ऐसे छेद कर दिए, गधे से बाहर निकल गए ना। कौन थी? सुरसा डाइन। हाँ, तो ठीक है, उसी तरीके से आ बोलने के लिए विवृत्ति बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। अर्ध विवृत्ति भी क्लियर हो गया सबको? ठीक। अब चलो आगे चलते हैं। आगे अगला पॉइंट कौन सा आता है देखते हैं। अगला पॉइंट जातीय विभाजन, मतलब कौन कौन से स्वर ऐसे हैं जात के आधार पर बात नहीं। जात मतलब क्या होता है? जो अपने सेम में रहेंगे, अपने जैसे रहेंगे, उनको कहेंगे हमारे बिरादर हैं। और जो अपने साथ में नहीं रहेंगे, अपने जैसे नहीं रहेंगे, उनको कहेंगे ये विजातीय है, ये बिरादर नहीं है। तो देखो बिरादर कौन कौन से हैं? ये बिरादर है बड़ा, किससे किसके मिलते मिलता है? छोटा और छोटा आ के मिलने से, या छोटी और छोटी के मिलने से छोटा ऊ और छोटी, ये सजातीय हो गए। कहने का मतलब छोटा आ और बड़ा आ ये सजातीय हो गया, छोटी ई और बड़ी सजातीय हो गया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये भी सजातीय हो गया। अब विजातीय में जो अपने से मिलकर के नहीं बने, विजातीय वही होंगे जो संयुक्त स्वर थे, संयुक्त दीर्घ स्वर थे, वही तो विजातीय होंगे, वो अपने से मिलकर बने हैं। छोटा आ और ए के ऊ से मिलकर के कोई बन रहा है, तो छोटा आ और ए से मिलकर बन रहा है, अलग अलग जाति से मिलकर बने ना, बिरादर से नहीं मिले। बिरादर से केवल कौन को मिल रहा है? छोटा आ और बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, इतने अपने सजातीय हो गए, बाकी जो बचे वो सब विजातीय। समझ में आया ना? ठीक, चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, अब देखो कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे जिनको पॉइंट से डोनेट करते हो, वो है क्या? एक आप पढ़े हो चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु ऐसे बनाते हो चांद जैसा जो हो, ठीक है, चांद जैसा बना के उसमें क्या रख दो? एक बिंदी। मतलब जैसे यहां ऐसे बना दो चांद जैसा एक बिंदी, इसी क्या कहेंगे? चंद्र बिंदी। और इसी चंद्र बिंदी को कहते हैं हमारे इसी हिंदी में अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक क्या होता है? जिसको नाक से कम बोला जाता है और मुख से ज्यादा। समझ में आया? अनुनासिक मतलब क्या हुआ? नाक से कम और मुख से। अगर ये प्रश्न आ जाए, अनुनासिक जो स्वर होते हैं या व्यंजन के साथ लगा हुआ अनुनासिक जो लगा होता है, उसमें किसकी जरूरत होती है? स्वर की, मुख की, या नाक की, या केवल मुख की, या केवल नाक की, या मुख और नाक दोनों की? दोनों की। आप ये कभी मत कहना नहीं केवल नाक की, दोनों की जरूरत होगी ना, कि नकियम बोल रही हूं ना, बोल रही हो ना, तो मुंह और नाक की दोनों की आवश्यकता होती है। बस यही है जो अनुनासिक से, जैसे बोलोगे चांद, चा तो बोल रहे हो, थोड़ा सा आपका प्रोनाउंसिएशन नाक से भी हुआ, ठीक है, तो नाक से कम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, मुख से ज्यादा। चंद्रबिंदी क्लियर? ठीक। अब दूसरा आता है अंक बिंदु। अंक बिंदु क्या होता? अनुस्वार को कहते हैं। अनुस्वार को क्या कहते हैं? जितने भी पंचमा अक्षर आते हैं उनको अगर हम किसी बिंदु के द्वारा निरूपित करते हैं तो इसी की जरूरत होती है, अंक बिंदु की। मतलब पंचमा अक्षर मतलब जैसे काखा गा गा अंगा, अगर अंगा को हमको बिंदु के रूप में कहीं लगाना पड़ गया तो अनुस्वार का ही यूज करेंगे, ठीक है, अंगा के स्थान पर। जैसे उसके बाद पाफा बाभा माँ, माँ को जैसे कंपन लिखते हो, देखो कंपन ऐसे लिख देते हो, और अगर इसी बिंदु के रूप में लिखो माँ के स्थान पर, ये पंचमाक्षर है ना, तो जितने भी पंचमाक्षर होते हैं उनका उपयोग अगर हम किसी प्रतीक के रूप में करते हैं तो किसका यूज करते हैं? अनुस्वार का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? पंचमाक्षर चाहे जो हो, काखा गाघा अंगा चाचा, जैसे कंगन,
बोल रहे हो अंगा और लगाते हो अंक बिंदी, यही लगाते हो ना। जैसे आप लोग कुछ भी सोच सकते हो, काखा गाघा अंगा चाचा जाझा इया टाठा डाढ़ा आड़ा, जो भी हो आप सोचो, पंचमा अक्षर जितने भी हैं वो अगर प्रतीक के रूप में यूज होंगे तो किसका यूज होगा? अनुस्वार का यूज होगा। ठीक, अब देखो मैंने कहा अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो विसर्ग का भी एक प्रतीक चिन्ह है, ऐसे लगता है ना। तो तीन ही प्रतीक चिन्ह होते हैं बेटा। एक तो चंद्र बिंदु का जिसको अनुनासिक कहते हैं, जो नाक से कम और मुख से, फिर मैंने अनुस्वार बताया, अंक बिंदी को कहते हैं। ठीक है, ये अनुस्वार भी देखो नाक से ज्यादा बोला जाता है। जैसे अब देखो अंगा को बोलना है कंगन, अंगा कम बोल रहे हो लेकिन नाक से ज्यादा कंगन, नाक से ज्यादा बोल रहे हो ना, तो अनुस्वार को नाक से ज्यादा बोला जाता है और मुख से। एक बार पेपर में यही पूछा गया था, अनुस्वार स्वरों को बोलने के लिए किसकी जरूरत होती है? मुख की, नाक की, या मुख और नाक दोनों की? और लास्ट में लगभग ये ऑप्शन देते हैं मुख और नाक। ठीक है, आप देखोगे नाक फटाक से मारोगे नाक, क्योंकि इसका नाम है नासिक व्यंजन। ठीक है, ओ सॉरी अनुस्वार। ठीक है ना। अच्छा चलो, ये तीनों क्लियर हो गए प्रतीक चिन्ह। आप चलो आगे चलते हैं, देखते चलो, अभी सब रेडी हो जाएगा आप लोगों को। अब आ गया हमारा व्यंजन। क्या चीजें हैं? स्वर तो पढ़ लिए, स्वर में और कुछ नहीं आता, एक और स्वर में आता, आप लोग सीख लो। एक स्वर होता है वृत्तमुखी, एक होता है आवृत्तमुखी। ठीक है, वृत्तमुखी स्वर क्या होते हैं और आवृत्तमुखी क्या होता है? जिनको बोलने में मुंह गोल हो जाए वो वृत्तमुखी, और जिनको बोलने में मुंह गोल ना हो वो सब आवृत्तमुखी। किनको बोलने में मुंह गोल होता है? चलो देखो, ऊ, बड़ा ऊ हो रहा है गोल, ओ। अब देखो किसको बोलने में, यही चार हुए ना, गोल बन रहा है। अब देखो आ, बड़ा, ई, ए, नहीं हो रहा है ना, ये सब क्या हो जाएंगे? आवृत्तमुखी। समझ में आया ना? वृत्तमुखी जिसमें मुंह गोल हो जाए और जिसमें मुंह गोल ना हो वो सब क्लियर। ध्यान से समझो तभी मजा आएगा। अब व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन में आपने पढ़ा, ऐसे तो व्यंजन की संख्या 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, और 2 पढ़ा था कैसे व्यंजन है? उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, या उसी को फेंका हुआ व्यंजन, या उसी को ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। ठीक, चलो आगे देखो। जैसे मैंने लिख दिया काखा गाघा अंगा, कितना लोग हैं जिनका काखा गाघा नहीं आवत? सबको आता है ना? ठीक, नहीं आता हो तब भी शांत मार के देखो। काखा गाघा अंगा चाचा जाझा इया टाठा डाढ़ा अड़ा टाठा दाधा ना पाफा बाभा मा या रा ला वा शा सा साहा और छात्री ज्ञा औसरा। ठीक, अब चलो हम इसी एक ही पेज में लेप दिए हैं सब, क्योंकि एक ही जगह सब चीजें समझ लोगे, कंपेयर करके तो ज्यादा अच्छा है। चलो देखो, सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन देख लो। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो स्पर्श कर रहे हैं, इसका नाम है स्पर्शी नहीं, स्पर्श संघर्षी, जिनको स्पर्श करके संघर्ष करके बोला जाता है। जैसे चा छा चा झा, देखो स्पर्श भी कर रहा है जीव और संघर्ष के साथ बोल रहे हैं, चा छा जा झा, संघर्ष लग रहा है। तो स्पर्शी व्यंजन कितने मिल गए बेटा हमको? 4। इया को काउंट नहीं करते, इया को देखो बोलने में संघर्ष हो रहा है, इया नहीं ना, लेकिन चा छा जा झा इसमें तो संघर्ष लग रहा है, तो इनको क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्लियर हुआ? अच्छा आगे चलो देखो, स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 16। ठीक है, अब देखो वो स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं। अगर 16 ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग 25 लगा देना, गलत नहीं होगा। कुछ लोग इसको भी काउंट कर लेते हैं 5 को, लेकिन मूलतः जो स्पर्शी व्यंजन हो कितने हैं? 16 हैं। कौन कौन से? काखा गाघा टाठा डाढ़ा अड़ा ताफा दाधा और पाफा बा भा। पाफा बाभा, पंचमा अक्षर को स्पर्शी व्यंजन नहीं कहते हैं,
पंचमा अक्षर को स्पर्शी व्यंजन नहीं कहते हैं। और पंचमा अक्षर को फिर क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन। नाक में बोले जाते हैं ना। और जरा बताओ, जिन स्वरों को नाक में ज्यादा बोला जाता है, मुंह से कम बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं? नाक से ज्यादा और मुंह से कम, उसे अनुस्वार कहते हैं ना। तो इसीलिए तो इसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में भी हो जाता पंचमाक्षर का। समझ गए ना क्यों यूज होता है? क्योंकि ये नाक से ज्यादा बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम नासिक हो गया। और नासिक व्यंजन का यूज अगर प्रतीक के रूप में करना होगा, किसका प्रतीक के रूप में यूज करते हैं? अनुस्वार का। ठीक ना। इन पांचों को क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन। क्लियर ये भी हो गया होगा। अब आगे देखो, स्पर्शी व्यंजन कितने हैं जरा बताओ? 16। पांचवा अलावा छोड़ दो वर्ड, तो बाकी सब स्पर्शी व्यंजन है ना। और अगर आपको 16 ऑप्शन में नहीं लगेगा तो 25 लगा देना, ठीक है? नहीं तो कहोगे सर जी बताए रहे गलत होगी। तो 16 नहीं मिलेगा तब लगाना, अगर 16 और 25 दोनों है तो 16 लगा के आना, ठीक है? चलो आगे देखो, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। यह अंतस्थ व्यंजन जो है, अब इनको देखो, ये आपको रटना होगा बेटा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? या, रा, ला, वा। दो चीजें रटनी होगी, या, रा, ला, वा। अब या इसमें देखो, या और वा ये दोनों अर्धस्वर व्यंजन है। आप कहोगे सर अब ज्यादा हो रहा है, याद नहीं हो रहा, लेकिन मैं समझाऊंगा क्यों ये है। आप इतना याद करने कह रहा हूं कि या, रा, ला, वा को याद कर लो, ये अंतस्थ व्यंजन है, याद हो जाएगा। ठीक, अब इनको देखो, इसके आगे आपको ये नहीं याद करना है। ये अर्धस्वर व्यंजन क्यों कहे जाते हैं मैं सिखा रहा हूं। या और वा के बारे में देखो। या का यूज जैसे लिख लिया, आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए में या का भी यूज कर सकते हो, देखिए में ए का भी यूज कर सकते हो। बताओ या के स्थान पर ए लग गया तो इसका मतलब या का यूज हम स्वर के रूप में भी कर लिए। ऐसे ही वा का, कौवा ऐसे भी लिख सकते हो, कौवा ऐसे भी लिख सकते हो। स्वर का यूज कर लिए ना, वा का यूज। इसीलिए या और वा को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर व्यंजन। समझ गए क्यों कहा जाता है ना। ठीक, अब रा और ला पे आइए। रा, इसको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्यों कहते हैं, इसको भी समझो। इसको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्यों कहा जाता है? जरा रा बोलो। रा, आप लोग बोलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। रा, देखो कंपन हुआ, रा हुआ ना कंपन, इसीलिए इसको प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहते हैं। कंपन हुआ ना। ठीक, अब ला पे आओ। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हो। क्या कहते हैं? याद कर लो, ला को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। ठीक, लुंठित में कंफ्यूज मत होना, जिसके साथ ला है उसके साथ रा नहीं रहेगा। रा के साथ ला का यूज करो और ला के साथ पार्श्विक का यूज करो, ठीक है? रा को कहेंगे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित के साथ प्रकंपित हमेशा जोड़ के रखो बस। प्रकंपित तो क्लियर है ना। प्रकंपित कौन सा है? रा है। तो आपको कहा हूं कि प्रकंपित के साथ लुंठित जोड़ के रखो हमेशा, दोनों एक ही बात हुई, ठीक है? तो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा कहलाता है? रा। और ला को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। क्लियर? ठीक, अब आगे देखो, हमने कहा इसी के बाद एक पॉइंट मैं और आपको समझाना चाहता हूं, आगत स्वर क्या होता है। आगत स्वर जो बाहर से आकर के स्वर लग जाए, जो अपने भाषा का शब्द ना हो, अंग्रेजी का हो, उसका साइन ऐसे होता है, इस तरीके से ऐसे होता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर ऐसे लिखते हो ना बेटा, तो लगाए ना, अपने भाषा का शब्द है डॉक्टर, नहीं ना। तो ये आगत हुआ, कहीं से आया हुआ ना। अगर आगत स्वर आ होता है, ऐसे ही आगत व्यंजन भी 4 होते हैं। आगत व्यंजन की संख्या बहुत बार पेपर में आया हुआ है। आगत व्यंजन कितने हैं? 4। ये अरबी फारसी भाषा के होते हैं आगत व्यंजन। किस भाषा के होते हैं? अरबी फारसी भाषा का यूज होता है आगत व्यंजन में, और उनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? एक का है, का में हलंत लगा रहेगा, लेकिन खा इसमें हलंत लगा रहेगा। का, खा, जा और हा, यही 4 होते हैं बेटा।
इनको आगत व्यंजन कहते हैं, अरबी फारसी के व्यंजन होते हैं। अगर इनमें हलंत लगा हुआ कहीं भी आपको कोई शब्द मिल जाए तो इसका मान लेना को कौन सी भाषा का यूज हुआ उसमें, अरबी फारसी भाषा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, जक्सन, फरमान, ठीक है, गजनफर, ठीक है, कम बखत, कफन। समझ में आया? तो ये सारे क्या कहलाएंगे, अरबी फारसी। समझ में आया ना? कौन कौन से, का, खा, जा और हा, और नुक्ता जरूर लगा होगा उसके साथ। इसको नुक्ता बोलते हैं बेटा, नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता। समझ में आया ना? ओके, आगे देखो। अब आता है उच्चारण स्थान। किस स्वर का, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान कहां से है? सबसे ज्यादा वर्णमाला का कंफ्यूजन पॉइंट यही होता है आप लोगों के लिए। या आप लोग उच्चारण स्थान क्लियर नहीं कर पाते हो, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, और पेपर में यही आता भी है, क्योंकि पेपर में वही चीजें आती जो आपको नहीं आता, नहीं याद होता। सही बात है ना? वही चीजें आती हैं, लेकिन हम उसका कुछ हाथ तोड़ निकाल रखे हैं, अच्छे से याद हो जाएगा। वर्ग आप इसको याद कर लोगे, कचट तप, कचट तप, कचट तप, कचट तप, कचट तप, कचट तप। 4-5 बार बोलोगे कचट तप, कचट तप, कचट तप, कचट तप, याद हो गया ना? का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? काखा, गाघा, अंगा, वो तो का वर्ग के अंतर्गत होंगे। चाछा, जाजा, या चा वर्ग के अंतर्गत आएंगे। टाठा, राधा, अड़ा, ये टा वर्ग के अंतर्गत। समझ गए ना? वर्ग क्या है, समझ गए ना? एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। ठीक, अब देखो किसका उच्चारण स्थान क्या है, आपसे पूछ क्वेश्चन कैसे आता है, का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन में देगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, क्या है? तो उसमें से कंठ लगाना होगा। यही मैं आपको सिखाने चल रहा हूं, कैसे आप क्लियर करोगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, सिखा दूं? चलो ठीक। पहले आता है कंठ की बारी। पहले किसको सीखेंगे? कंठ। और का, कंठ में का आ रहा है ना, मैंने कहा कंठ पे कबूतर ने मारा चोंच। का से कबूतर होता है ना, कबूतर ने गले पे यानी कि कंठ पे मारा चोंच, तो मुंह से निकला आ। क्या निकला? आ। तो आ और हा किस में आता है? आ और हा किस में आता है? विसर्ग, हा का यूज विसर्ग के रूप में भी करते हैं ना, आहा। समझ में आया? तो कंठ से देखो, का से कबूतर और का से कंठ, इसको भी याद कर लो ऐसे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ। पहले कंठ का देखो, का से कबूतर, कबूतर ने गले पे मारा चोंच, मुंह से निकला आ। तो आ और हा और विसर्ग यूज हो गया। और कंठ के अंतर्गत और कौन कौन से आएंगे? का से कबूतर यानी का वर्ग जितना है वो सब किसके अंतर्गत आएगा? कंठ के अंतर्गत, कंठ से बोले जाएंगे। क्लियर? अच्छा, दूसरा हो, चा से चम्मच। चा से क्या होता है? चम्मच ना, कि चिम्मच? अच्छा, चम्मच। चा से होता है चम्मच। और जो छोटा बच्चा चम्मच देखता है तो कैसे रोता है? ई, ऐसे तो रोता है, बोल नहीं पाता। तो इसमें क्या आएगा? ई और ई आएगा। चा वर्ग पूरे आएंगे। कहां से? तालु से। ठीक है, तालु से होंगे ना, कंठ के बाद तालु। तालु से तो बच्चे ने देखा चा से चम्मच, चम्मच देखते उसने क्या बोला? रोने लगा। कैसे? ई। तो ई और ई आया, तो मम्मी समझ गई, बोली दूध चाहिए। लड़का आज के जमाने का था, कलयुगी लड़का था, जैसे बोली दूध चाहिए तैसे कह रहा है यस। इंग्लिश में बोलने लगा। क्या बोला? यस। तो या और सा भी किस में आएगा? तालु से ही बोला जाता है। समझ में आया? चा से चम्मच, चम्मच को देखते ही बच्चा रोने लगा, तो पूछी क्या चाहिए? दूध। तो बोला यस। तो या और सा ये भी आता है तालु से। क्वेश्चन आएगा या का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। ठीक, सा का उच्चारण स्थान क्या है? ऐसे ही प्रश्न आएंगे। या पूछा जाएगा चा का उच्चारण स्थान क्या है? या पूछा जाएगा छा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। या पूछा जाएगा गा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्लियर हुआ ना सभी को? ठीक, अब चलो ता। ता से टमाटर और कंठ, तालु बाद मूर्धा।
टा से टमाटर। मूर्धा मतलब मूर्ख। जो पहले के जमाने के मूर्ख लोग रहते थे, वो लोग लाल लाल टमाटर देखते थे जब कहीं, और दबाई के खाई लेते थे। जैसे आप लोग काला जाम देखते हो शादी में, कितने लोग खा लेते हो खूब? नहीं खाते। नहीं खाते? बिल्कुल नहीं खाते। तो आप लोग मूर्ख कहाँ हो? आप लोग मूर्ख नहीं हो ना, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप लोग मूर्ख नहीं हो। लेकिन जो लोग पहले होते थे, जब कोई चीज नहीं पाए रहते थे तो टमाटर लाल लाल दिखते थे, जैसे हनुमान जी देखे थे लाल लाल क्या, सूर्यदेव को, वो खा लिए ना। ऐसे ही उस सब पहले जमाने के लोग जब टमाटर को लाल लाल देखते थे और खूब खा लेते थे। और जब ज्यादा टमाटर खा लेंगे तो क्या होगा? लूज मोशन। यही तो होगा। ज्यादा टमाटर खाने के बाद क्या होगा? अब उस जमाने में किसके पास भाग के जाएंगे? ऋषि के पास। उस समय ऋषि ही तो होते थे। तो टा से टमाटर, टमाटर जब ज्यादा खाएंगे तो भाग के किसके पास जाना पड़ेगा? ऋषि के पास। और ऋषि लिखने में कौन कौन सी चीजें आती हैं? री का यूज होता है, सा का यूज होता है और रा का यूज होता है। तो मूर्धा से देखो, मूर्ख लोग टमाटर खाए और टमाटर खाने के बाद किसके पास भाग के गए? ऋषि। तो री रा और सा मूर्धा। ठीक, कैसे याद करोगे इसको? टा 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 वर्ग के जितने होंगे वो सब मूर्धा से होंगे, और री रा और सा भी मूर्धा से। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। टावर, टा वर्ग आता है, कंठ तालु मूर्धा के बाद दंत। टा वर्ग देखो, ता से तख्ती। तख्ती जानते हो? जो काठ का इतना बड़ा बड़ा होता था, इसे चौड़ा सा, जिसपे चाक से लिखा जाता था, दुद्धि जिसको कहते हो, जानते हो ना? घोईटा जाता था जिसपे ऐसे ऐसे, उसे लिखा जाता था ना। कालिक जिसपे लगाया जाता था, कभी बैटरी फोड़ के लगाते थे, उस पर ताला करते थे। ठीक है, प्राइमरी स्कूल में जब जाते थे, लड़के जाते थे ना सब लोग, और वो पढ़ने में कम और मार करने में ज्यादा काम आता था। कौनो मार दिया, किसी का सर फूट गया तो किसी का ओट कट गया, यही होता था ना उससे। और कैसे मारते थे? लह साले मार देते थे ना। तो लह साले में कौन कौन सा यूज हुआ? कौन कौन सा शब्द? देखो, ला सा ले। ठीक है, तो ला और सा का यूज किसमें हुआ? समझ में आया? दतवप मारिस और कैसे बोलिस? ला साले। ठीक है, तो दंत से ता से तख्ती, और तख्ती से मारा, कैसे क्या बोला? ला साले। गाली नहीं सिखा रहा हूं, नहीं कहो गाली सिखा रहे हैं, आपको इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे याद हो जाएगा इंटरेस्टिंग तरीके से। तो ता वर्ग जितने होंगे वो सब दांत से, और ता से तख्ती, तख्ती से दांत पे मारा, दंत से होगा उच्चारण स्थान, और मुंह से निकलेगा ला साले। और जा का भी उच्चारण स्थान यहीं से होता है, याद रखना आप थोड़ा सा। ठीक है, जा में जब हलंत लगा रहेगा। ठीक, पा वर्ग पे आते हैं, ओष्ठ पर। पा से पतंग, और पतंग देखते लड़की फिर रोवे लग। तो मम्मी पूछी, का हुआ बेटा, आप काहे रो रहे हो, क्या चाहिए? तो कह रहा ऊ। तो क्या कह रहा है? ऊ। तो ऊ में क्या यूज हो रहा है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। समझ में आया? तो ऊ से हो गया पा वर्ग, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब तो याद रहेंगे, रत्ना नहीं रह गया ना। एक बार मेरे साथ फिर देख लो, आप दिमाग में बैठा लेना। का से कंठ, कंठ पे कबूतर ने मारा चोंच, मुंह से निकला आ और हा। फिर उसके बाद तालू, चा से चम्मच, चम्मच देखती बच्चा रोने लगा, कैसे रो रहा है? ई। और बोली क्या चाहिए? दूध, बोला यस। तो या और सा। ता से टमाटर, टमाटर ज्यादा खाने पर किसके पास जाना पड़ेगा? ऋषि। रा रा और सा। ठीक, ता, ता वर्ग देखो, ता से तख्ती, ला साले दांत पे। पा से पतंग, टू। क्लियर ना? अब कुछ ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण स्थान मिलावट है। किनके मिलावट के आधार होंगे? जितने संयुक्त व्यंजन होंगे, जितने संयुक्त स्वर होंगे, ये कैसे बोले जाएंगे? कंठ तालु, या किसी किसी को मिला मिला के बोले जाएंगे, क्योंकि वो अकेले स्वतंत्र नहीं है ना, दो की मदद लेनी पड़ती है ना। पहले देखो स्वरों को देख लेते हैं, जैसे ए और ऐ। ए और ऐ का देखिए, ए को कैसे लिखते हो? ए आई, ये लिखते हो। ठीक, ए आई। अब देखो ए और ऐ, ए से छोटा आ और आई से ई। छोटा आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, यही तो है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो इसका मतलब ए और आई
का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा, कंठ तालु। दोनों को मिलाएंगे ना, दोनों को मिलाने पर आपको क्या रेडी हुआ? कंठ और। तो ए और ऐ कहां से बोले जाते हैं? कंठ तालु। याद रखना बेटा, ये दोनों कहां से बोले जा रहे हैं? कंठ प्लस तालु। ठीक है, कंठ और तालु। अब आया ओ और औ की बारी। ओ कैसे लिखते हो? ए और यू। ए से क्या बनता है? छोटा आ। और यू से क्या बनता है? ऊ। और छोटा आ का उच्चारण स्थान कहां है? कंठ। और ऊ चाहिए, पा से पतंग। ठीक है, तो ये दोनों कहां से बोले जाएंगे? कंठोष्ठ। ठीक है, एक केवल एक वर्ण है वा। वा का उच्चारण स्थान आप लोग याद कर लेना, दंतोष्ठ से होता है। वा कहां से बोला जाता है? दंतोष्ठ से। आप लोगों को मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सारे उच्चारण स्थान क्लियर हो गए? अब तो नहीं कंफ्यूजन रह गया? यह भी पूछा जा कर ले जाओगे, संयुक्त स्वरों का उच्चारण स्थान कैसे कैसे कहां से कहां है? वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। अब बचे हैं कौन कौन से? छा, त्रिक, ज्ञा और स्रा। जो जहां पर यूज होता है वहां से उठा लेना। जैसे एक का मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग निकाल लेना। छा का जैसे का हलंत और सा से मिलकर के बनता है, इसी से मिलकर के बनता है बेटा। ठीक, इसी से मिलता है ना। का उच्चारण स्थान कहां है? कंठ। और इस वाले ऋषि वाले सा का उच्चारण टा से टमाटर मूर्ख लोग खाते हैं, तो कंठ और मूर्धा। तो इसका मतलब छा का उच्चारण स्थान क्या हो जाए? कंठ मूर्धा। समझ में आया? ऐसे सबका निकाल ले जाओगे ना। ठीक, चारों का निकाल लेना। अब देखो, प्राणत्व के आधार पर विभाजन किया गया है। प्राणत्व के आधार मतलब आपको बोलने में कितनी वायु आपके मुख से निकल रही है, उसी को कहते हैं प्राणत्व। वायु वेग के आधार पर या उसी को कहते हैं प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, वायु वेग के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। मतलब क्या होगा? प्राण मतलब वायु। कहते ना आपका प्राण कैसे है? वायु है, जो दिखता नहीं है, उड़ जाता है। होता है ना, आपके अंदर जो प्राण है वो क्या होता है? धीरे धीरे उड़ जाता है, मतलब वायु है। तो चाहे कहो महावायु, चाहे कहो महाप्राण, ऐसे ही अल्प प्राण। अच्छा देखो, जिसमें ज्यादा वायु निकले वो महाप्राण बोलने में, और जिसको कम वायु निकले बोलने में वो अल्प प्राण। कहोगे सर अब आप बता भी दीजिए कैसे याद होगा ये? किसी भी वर्ग का, पहले महाप्राण याद करो, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण। कहोगे सर जी यह तो आपको बता दिया, वही याद है, लेकिन 4 दिन बाद भुला जाओ कि दूसरा और चौथा कैसे होते। हमका याद आवत पहला, दूसरा, तीसरा है। ठीक, अब मैं समझा रहा हूं कैसे याद कर लोगे, ट्रिकी तरीका समझो। महाप्राण, महाप्राण में महान लोगों का प्राण आ रहा है ना। महान लोग हम लोग हैं, देवी देवता हैं। और देवी देवता आपके साथ कितने घंटे रहते हैं? तो इसमें 24 आएगा। महाप्राण में क्या आएगा? 24 घंटा। और देवी देवता के जो नाम होते हैं, मैं तरीका सिखा रहा हूं बेटा। महाप्राण में देवी देवताओं के जो नाम होते हैं उसमें सा का यूज होता है, या रा ला, ये दोनों धुर विरोधी है। अगर किसी के साथ सा है तो उसके साथ या रा लावा कभी नहीं होगा। तो बताओ, देवी देवता के नाम में सा का यूज होता है या रा लावा का यूज? जैसे ऋषि, ऋषि भी महान है ना, तो ऋषि में सा का यूज हुआ ना, तो सा हा को भी छोड़ो, सा ये क्या हो जाएगा? महाप्राण। याद रहेगा, महान लोगों का प्राण इसमें होता है, ऋषि का भी प्राण महान होता है, तो ऋषि में सा होता है, इसलिए सा ऋषि वाले में हो जाएगा, महान वाले में। और महान लोग 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, देवी देवता 2-4। ढा को याद कर लेना। अब आई हा की बारी। हा बहुत चालाक है। हा हमेशा क्या कहता है? हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, कभी बुरे लोगों की संगत में नहीं रहेंगे। ठीक है, आपको भी यही चाहिए, अच्छी बातों का लिए हमेशा यस करना चाहिए, बुरी बातों के लिए यस कहना चाहिए। तो यस मतलब हाँ होता है ना। ठीक है, तो हाँ हमेशा किसकी संगत में रहना चाहता है? अच्छे लोगों की। तो बताओ, महान प्राण वाले लोग अच्छे होंगे या अल्प प्राण वाले लोग अच्छे होंगे? तो हाँ किसके साथ रहेगा? महाप्राण वाले। अच्छा,
अल्प प्राण वाले में क्या, जब 24 घंटा वाले छूट गए 2 और 4 तो बचे क्या, 1 2 1 2 3 या 1 3 5, 1 3 5 ना, 2 और 4 तो निकल गए। अच्छा मैंने कहा सा 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 जिसके साथ रहेगा, यारा लावा उसके साथ नहीं रहेगा, और जितने स्वर हैं वो सब भी अल्प प्राण में आते हैं। आप कहोगे सर प्रैक्टिकली समझा दो, ये तो आपने मेथड सिखा दिया, हमको याद भी हो गया, सही याद हो गया सबको। अब चलो अपने ऐसे मुंह के आगे हाथ रखो, बोलो का, पहला वर्ण है ना, वायु नहीं निकला ज्यादा। दूसरा वर्ण आता महाप्राण, बोलो खा, देखो वायु निकला, निकला ना, तो ये दूसरा वर्ण हो गया महाप्राण। चलो बोलो गा, वायु निकला, नहीं निकला ना। चलो चौथा वर्ण बोलो घा, वायु निकला, समझ में आया कि नहीं आया। तो दूसरा और चौथा महाप्राण, और पहला दूसरा, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण। और जितने स्वर हैं देखो इनको बोलने में भी वायु नहीं निकलता ज्यादा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा उरी ए वो अंका नहीं निकला ना। तो यारा लावा, और इसको बोलो देखो वायु निकल रहा है, सा 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 हा, निकल रहा है ना। तो इसको बोलने में वायु निकल रहा है, 2 4 को बोलने में वायु निकल रहा है, ढा को बोलने में वायु निकल रहा है, बाकी किसी को बोलने में वायु नहीं निकल रहा है। समझ में आ गया ना। इनकी संख्या टोटल 31 हो गई। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। निम्नलिखित में से आपको प्रश्न यह भी आ सकता है स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण महाप्राण, ऐसे आएगा, ठीक है। या दे दिया ए किसके अंतर्गत है, अल्प प्राण के या महाप्राण के, समझ में आया। या दे दिया निम्नलिखित में से कौन कौन सा वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत है, दे दिया का, दे दिया गा, दे दिया चा, दे दिया ऐ। तो जिस ऑप्शन में चारों रहेंगे वही हो जाएगा, समझ गए ना। या इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब प्राण महाप्राण में अब कंफ्यूजन होगा, हो गया ना क्लियर, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब स्वर तंत्रिका के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है घोष और एक होता है अघोष। घोष को ही सघोष भी कहते हैं, घोष का एक नाम और क्या देते हैं, सघोष, और दूसरा है अघोष। पहले चलो घोष पे चलते हैं या सघोष पे चलते हैं, नहीं तो इसकी बात कर लो अघोष की। अघोष देखो पहले, अघोष छोटा आ का अगर नंबरिंग करो तो किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पर ना। तो 1 और 2 क्या होते हैं, किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, क्लियर हो गया ना, अब तो नहीं भूलोगे। छोटा पहले स्थान पे आता है तो पहला और दूसरा अघोष। अब बात आई सा 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 की, इसको कैसे याद करोगे, जरा आप लोग बताइए। सघोष का उल्टा कब बनता है, जब छोटा आ लगा दो ना, किसी भी चीज में अगर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें छोटा आ लगा दो तो उल्टा शब्द बन जाता है। और आप लोग उल्टा बोलने में यारा लावा को कर देते हो या इसको लिखने में कर देते हो, कभी ये सा आगे कर देते हो, कभी इस सा को आगे कर देते हो ना, दिक्कत होती है ना, ठीक। तो लिखने में गलती किसको कर रहे हो, उल्टा क्या है, अघोष ना, उल्टा तो यही है ना, आ लगाने से उल्टा हो गया ना। तो उल्टा लिखने में किसको करते हो, सा को, और उल्टे लोगों के साथ क्या हा रहता है, तो हा अब की बार कहां चला जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो तीसरा चौथा और पांचवा ये घोष या सघोष। और यारा लावा क्यों इधर चला गया, क्योंकि सा के साथ कभी यारा लावा नहीं रहता, और हा भी इधर भाग गया, और जितने स्वर हैं ये सब भी इधर। समझ में आया, कोई पॉइंट अब बताओ दिक्कत है इसमें, सघोष और अघोष में। तो आज जब भी आए स्वर तंत्रिका के आधार पर 2 भागों में, एक सघोष और एक अघोष। सघोष में और अघोष में कैसे याद करोगे, अघोष से याद करो। अघोष छोटा आ, छोटा आ पहले स्थान पर तो पहला दूसरा किसी भी वर्ण का अघोष। और अघोष उल्टा है, उल्टा लिखने में किसको करते हो, सा को, ठीक। हा उल्टे लोग साथ नहीं रहता इसलिए वो चला जाएगा सघोष में। जितने स्वर हैं वो सब सघोष, यारा लावा हा ये सब सघोष, और तीसरा चौथा और पांचवा भी। क्लियर हुआ सभी को, ठीक। अब देखो ये है कि जैसे आपको कुछ आता है ऐसे लिखने के लिए, जैसे बुद्धिमान कैसे लिखा जाएगा, इनको तोड़ने के लिए आ जाता निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो याद रखना, पहले बा है तो बा में हलंत लग गया ना, उसके बाद बा में कोई मात्रा है छोटा ऊ का लगा दिए, फिर दा है, दा आधा है, दा आधा है, इसका मतलब दा आधा होता है, ये नहीं सोचो धा आधा है,
इसका मतलब क्या होता है, दा आधा है। जो पूरा लिखा होता है वो आधा होता है, मतलब जो दिखता है वो दिखता नहीं है। तो वही हालात यहां पर भी है। ये दा कैसा है, आधा है, और धा कैसा है, ठीक है। और उस पे मात्रा कौन सी है, धा पे, धा पे मात्रा है छोटी ई की, तो छोटी ई लिख दिया गया। फिर उसके बाद माँ है, माँ पे कौन सी मात्रा है, ये आधा माँ है बेटा, माँ पे मात्रा कौन सी लगा है, ठीक। और उसके बाद ना है, ना पूरा है कि आधा, आधा है ना, ना है, उसके बाद प्लस लगा करके और क्या लिख दोगे बेटा, ना आधा, और उसके बाद आ तो सबके साथ होता है ना, हो गया, ठीक है, ओके। अब जरा देखो सिंह, सिंह में देखिए ऐसे इसी तरीके से सा का यूज हुआ, उसके बाद आधा सा यूज हुआ। अब देखो छोटी की मात्रा और अंक बिंदी दोनों है, पहले सी कहते हो फिर अंगा कहते हो ना, ठीक। सी यूज हुआ, ई यूज हुआ, अंगा यूज हुआ, और उसके बाद हा यूज किए, और हा पूरा है इसीलिए बाद में आ का यूज कर दिए। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे इस तरीके को आप लोग सारे वर्ड्स को तोड़ना और अच्छे से ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी फिर, ठीक है। इस प्रकार से वर्णमाला का जितना भी क्वेश्चन आपसे आता है उतना आप लोगों के लिए परफेक्ट हो गया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। और चलो इसी के साथ बोलते हैं जय हिंद, जय भारत।